हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम आ चुका है, ऐसे में हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। स्टूडेंट, आप बहुत तेज हैं, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि आप 90% प्लस मार्क अचीव नहीं कर सकते हैं। आप बहुत तेज हैं, लेकिन आपको कॉपी लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में हमें कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलती हमें बोर्ड परीक्षा में नहीं करनी है। ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड परीक्षा देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। बहुत ही छोटा सा वीडियो, अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं और आपको पूरा मार्क मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो देखिए, मैंने यहां पर एक कॉपी ले रखी है बोर्ड एग्जाम की तरह, ये कॉपी है आपकी। किस प्रकार से आपको लाइनिंग करना है, किस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहां पर मैंने मॉडल पेपर भी रखा है। देखिए, क्लास 12 का ये सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी का ये मॉडल पेपर है। इसमें आपको किस प्रकार से खंड डालना है, किस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए कॉपी में लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से आपकी कॉपी होगी। ठीक है, आपको पेपर पहले ही मिला रहेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में लाइनिंग करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैं स्केल की सहायता से पहले साइड में लाइनिंग कर देता हूं। तो देखिए यहां पर ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है साइड में। ठीक है, तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, ठीक है, ये आपका लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए, आपको एक ही साइड में लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर लेना है, पेपर को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, ये क्लास 12 हिंदी का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर है खंड का, जो हिंदी का पेपर है वो 2 खंड में डिवाइड है, खंड का और खंड का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में खंड का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे खंड का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही हेडिंग डालना है कि हम खंड का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको उठाना है स्केल और इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले हमने ये किया। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसमें काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है। तो देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का देखिए 12th वाले स्टूडेंट ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए कहा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन यहां पर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले 1 डालना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 है आपका। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, संख्या 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको अंडरलाइन करना है। देखिए आपको यहां ब्लैक एंड ब्लू स्केच का आप पेन का यूज कीजिएगा, यहां पर फालतू के कलर्स आपको यूज नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाला। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 में का खा गा घा अंगा करके 5 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम का वाला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हमें आंसर तो पता है, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ये का यहां पर लिखेंगे। ठीक है, का क्यों लिखेंगे, क्योंकि का वाला आपको पहले का आंसर देना है। तो का सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो यहां पर हम सेकंड ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे हमने लिखा। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है संपूर्णानंद। ठीक है, तो हम ये नाम भी लिख देंगे संपूर्णानंद। ठीक है, तो हमने नाम भी लिख दिया। बस ये हमारा 1 नंबर क्लियर हो चुका है, यानी कि हमारा पहले क्वेश्चन का हमने का वाला आंसर दे दिया। अब खा देखिए लल्लू लाल की रचना है। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है? तो देखिए जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, तो यहां पर हम खा का सेकंड ऑप्शन लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे खा। ठीक है, अब खा का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम यहां पर 2 ऐसे लिखेंगे और नाम लिखेंगे प्रेम सागर, जो रचना है प्रेम सागर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब चलिए देखते हैं गा वाला। गा है हमारा पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा यशपाल, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। ठीक है, तो हम यहां पर अब लिखेंगे गा वाला। ठीक है, गा का कौन सा ऑप्शन सही है? गा का सही है चौथा ऑप्शन, तो यहां पर 4 लिखेंगे और नाम क्या है उनका? यशपाल, तो हम लोग यहां पर यशपाल लिख देंगे।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है अच्छे से राइटिंग से। जो फर्स्ट पेज सेकंड पेज है इसमें आपको काट पीट नहीं करना है, ना ही गलत आंसर लिखना, सही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। घ वाला देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये घ वाला आपका जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका नाम क्या है, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट अंगा वाला, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो अंगा है, देखिए ये, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 आ जाएगा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अंगा का ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी। आपको और भी राइटिंग से लिखना है, और भी सुंदर लिखना है, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो राइटिंग है बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1 का काखा गघा अंगा सब सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में हमने 5 नंबर क्लियर कर लिया। अब हम यहां पर फिर से हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 2 आता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमने हेडिंग डाला। अब चलिए यहां पर स्केल की सहायता से यहां पर भी कर देते हैं। साफ सफाई आपको रखना है, ठीक है, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये समझिए आप लोग। अब इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी हमारा का है, कामायनी किस युग की रचना है, ठीक है, का है। अब इसके पास 4 ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग। तो जो कामायनी है ये छायावादी युग की रचना है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे का। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का वाले का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है छायावादी युग, छायावादी युग, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। अब तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो चलिए हम लिख देते हैं। ऐसे खा का देखिए कौन सा सही है, खा का, ठीक है। निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है, तो इनमें से जो अग्रदास जी हैं ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो खा का सही है फर्स्ट ऑप्शन अग्रदास, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, मैं स्लो स्लो समझा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा, ठीक है। ऐसे देखिए गा वाला कौन सा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, तो यहां पर हम लिखेंगे गा। गा का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी, ठीक है। ऐसे हम घा का लिखेंगे और अंगा का लिखेंगे, ठीक है। तो घा का कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। घा का देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, तो कामायनी। मैंने आपको बताया क्योंकि जो कामायनी है छायावादी युग की रचना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कामायनी, कामायनी, ठीक है। उसके बाद में हमारा 5th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो वो है मामा। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा मामा, ठीक है, मामा। तो थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। तो मामा सही है। तो यहां पर हमारा जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 भी हम 10 नंबर क्लियर कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 आता है, देखिए इसमें क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर आपको मिलेगा इसके लिए। जैसे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, 10 नंबर का आपका है। पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। दूसरा हमारा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसके नीचे रेखाएं हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो 5 क्वेश्चन है। मान लीजिए वो आपको गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगाकर एक गद्यांश और दिया गया है अशोक के फूल चैप्टर का, तो जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं। हम पहला ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा, देखिए यहां पर चलिए हम हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, हम अब सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, क्योंकि अगर आपके साथ में लिखता तो बहुत ज्यादा समय लगता। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने यहाँ पर डाला, ठीक है 3। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए हम किस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इस गद्यांश को, ठीक है। धरती माता की कोख में, तो ये जो धरती माता है इसको हमें आगे लिखना है, फिर डॉट डॉट करके आवश्यक है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही हल करना है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने इसी गद्यांश को हल किया है। तो हमने यहाँ पर लिखा धरती माता, फिर लास्ट में जो वर्ड है आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए 2 नंबर क्लियर करते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, आपको किस प्रकार से लिखना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे संदर्भ में हम, कि प्रस्तुत गद्यांश, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश, मान लीजिए किसी दूसरे चैप्टर का आ जाए तो आप पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, ठीक है, के गद्य भाग, देखिए कौन सा भाग है, ये गद्य भाग है, ठीक है। तो गद्य भाग में संकलित, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पहले लाइनिंग इधर कर लेना है लेफ्ट में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। में संकलित एवं भारतीय, देखिए आपको ज्यादा अच्छा देखने में नहीं लग रहा होगा कॉपी, क्योंकि मैं कैमरे से बना रहा हूं मोबाइल से। तो आपको क्या करना है, अच्छे से सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से हमें लिखना है। भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, अब आपको यहां पर लिखना है राष्ट्र का स्वरूप, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आना चाहिए। हमारी राइटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको और सुंदर लिखना है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस प्रकार से आपको लिखना है। मान लीजिए अशोक के फूल चैप्टर से आ जाए तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और लिखित अशोक के फूल, ठीक है। ये सब आपको लिखना है। ये भारतीय संस्कृत के अध्येता, ये सब आपको उसमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो दूसरे लेखक है, ठीक है। उनकी जो खासियत है, विशेषता है, वो अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, हमारा 2 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। कभी कभी दूसरे पर यह भी आ सकता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको ऊपर नीचे भी दिया जा सकता है। तो देखिए धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आपके गद्यांश में भी दिया है कि धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां या वस्तुएं भरी हुई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा कि क्या लिखा है, अगणित मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। देखिए धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। तो क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपके रेखांकित अंश थे गद्यांश में, चलिए देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये आपके रेखांकित अंश हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। देखिए यहां तक आपको अंडरलाइन देखने को मिलेगा, तो इतने का आपको व्याख्या करना, ठीक है। तो लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से समझिए, हम क्या लिखेंगे
कि विद्वान लेखक ने कहा है। देखिए तीसरे में हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, इसका मतलब वसुओं यानी कि रत्नों को धारण करने वाली भी है, ठीक है। तो इतना हमें रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने 3 क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे दिया है, यानी कि हमारा 6 नंबर क्लियर हो गया। अभी 2 क्वेश्चन और है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो चलिए इसका आंसर भी लिखते हैं। तो देखिए ये आपको तो समझ में आ चुका होगा कि पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर हमने दूसरा पेज यूज किया है, पूरा पेज इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे साइड में लाइनिंग कर देना है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है, ठीक है। तो पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। जैसे यहां पर लिखा है, देखिए सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। तो आपको आंसर आपके उसमें ही मिल जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमने 8 नंबर क्लियर किया। 5वां क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पर भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहां पर लिखा है, देखिए हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो हमने लिखा है भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए, ठीक है। हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे गद्यांश में। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, मान लीजिए वो गद्यांश नहीं पता है तो अथवा लगाकर एक और गद्यांश दिया रहेगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आप सॉल्व करते हैं। जो आपको पता है वही आपको सॉल्व करना है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप लोग ये समझ जाएं कि आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। गद्यांश को यानी कि कॉपी आपको कैसे लिखनी है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम यहां पर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। ये आपका पद्यांश है। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका पद्यांश है। इसमें क्या करना है, सेम उसी तरह गद्यांश की तरह है। आपको पद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एक पद्यांश दिया है, देखिए तो देखिए हमें 5 यहां पर गद्यांश दिया गया है। देखिए ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यही क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर भी अथवा लगा है। मान लीजिए आपको वो वाला पद्यांश नहीं पता है तो ये वाला पद्यांश आप कीजिए। तो यहां पर हम सेकंड वाला पद्यांश सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो पता है वही आप सॉल्व करना। हम यहां पर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने पहला गद्यांश सॉल्व किया था। अब पद्यांश हम दूसरा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले हम डालते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालेंगे 4। तो देखिए यहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। अब देखिए हम ये वाला गद्यांश पद्यांश सॉल्व करेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, ठीक है। तो ये आपका पद्यांश दिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे आपने उसमें लिखा था वैसे इसमें संदर्भ लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इन 2 लाइनों की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। चौथा है होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, ठीक है। 5वां है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए, ठीक है। तो यहां पर आपका ये है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए क्या है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा जी पवन से कहती हैं कि अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला यानी कि कोई लज्जाशील महिला आपको रास्ते पर दिखती है, होने देना विकृत वसना तो नातु सुंदरी को, तो इतनी तेजी से मत चलना कि उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएं, उघड़ जाएं। जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखे, अगर वह थोड़ी सी भी क्लांति उसे थकी हुई आप देखें, तो होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तो उसकी होठों उसके कमल सदृश होठों की आप जो है थकावट मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखती है, तुम्हें मिलती है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, तो उसको क्या करना, छाया द्वारा
यानी कि तो कोई अगर बादल जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर छाया देना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना और धीरे धीरे उसकी थकावट को मिटा देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और इतनी छाया कर देना कि उसकी जो थकावट है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। थोड़ा सा अर्थ मैंने बता दिया, अब यहां पर हम संदर्भ लिखते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, लज्जाशील लिखा है, लास्ट में भूतांगना को लिखा है। ऐसा क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल सके कि मैंने इसी पद्यांश को सॉल्व किया है। देखिए लज्जाशील, फिर यहां पर भूतांगना को। ठीक है, तो अब हम पहले लिखेंगे संदर्भ, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारा पद्यांश है ये हमारे पवन दूधी का चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। तो यहां पर हम लिखेंगे अच्छे अच्छे से, जितना सुंदर आप लिख पाए, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत, सॉरी आपको यहां पर कट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लिख देना है पद्यांश, थोड़ा आपको साफ सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, महाकवि, महाकवि। ठीक है, अब वो महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, हरिओद। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित, द्वारा रचित। अब प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। ठीक है, उसी का एक शीर्षक है हमारे जो चैप्टर दिया गया है, प्रिय प्रवास। ठीक है, युवा है, थोड़ा आप अच्छे से बना दीजिएगा। तो प्रिय प्रवास से, प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, के पद्य भाग, इसको आप ब्लैक से लिख दीजिएगा, पद्य भाग। ठीक है, यहां पर आप लोग इसको ब्लैक से लिख दीजिए, पद्य भाग में संकलित, देखिए ऐसे कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, संकलित में, संकलित में, संकलित। अब देखिए आपको शीर्षक का नाम, जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है पवन दूतिका, पवन दूतिका। तो जो मेन पॉइंट है उसको आपको ब्लैक पेन यूज करना है। ठीक है, पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश, शीर्षक काव्यांश। ठीक है, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, से अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो आपका यहां पर पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने संदर्भ लिख लिया। यहां पर पूछा गया था उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए इसका, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इतने का आपको अर्थ लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो यहां पर हम लाइनिंग करके हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे मैंने यहां पर डाला है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना, देखिए 2 लाइन का कितना मैंने लिख दिया, ऐसे ही आपको भी लिखना अपनी तरफ से। ठीक है, देखिए, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़ी तो उसे इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उखड़ जाए। यानी कि अगर कोई लाजवंती स्त्री तुम्हें दिखाई देती है तो इतनी तेजी से तुम मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उससे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे ओठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सेकंड हमने भी लिख दिया। तीसरा है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वह दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को
मिटा देना। ठीक है, यही राधा जी लज्जाशील पथिक महिला के विषय में पवन से कहती हैं। ठीक है, वायु से कहती है। अब चौथा क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। यानी कि होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन इसमें आता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो देखिए, जलद का अर्थ होता है बादल और कृषक ललना का मतलब किसान की स्त्री। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, जलद का अर्थ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जलद का अर्थ बादल। ठीक है, बादल तथा कृषक ललना, सॉरी आपको कट नहीं करना है। ठीक है, तथा कृषक ललना, कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री है। किसान की स्त्री है। ठीक है, किसान की स्त्री है। तो सिंपल है। देखिए, जलद का अर्थ बादल तथा कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री है। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रश्नोत्तर संख्या 4 भी सॉल्व कर दिया। अब हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो देखिए, हम यहां पर हेडिंग डालेंगे अच्छे से, प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, अब यहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं अंडरलाइन इस प्रकार से। ठीक है, अंडरलाइन हमने कर दिया। अब देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क्या है, आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी है। देखिए, जैसे यहां पर दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पर साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, यानी कि जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो आपका शब्द सीमा 80 है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालना है। ठीक है, फिर जिसका जीवन परिचय आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहां पर ऐसे हेडिंग डालिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐसे आपने हेडिंग डाला। अब मैं बता रहा हूं आपको, उस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, मैं यहां पर अब इसके आगे आपको नहीं बताऊंगा, यहां तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके आगे आप लोग समझदार हैं, लिख लेंगे जिस प्रकार से मैंने बताया वैसे ही आपको लिखना है। ऐसे आपने डाला। अब देखिए, आपको क्या लिखना है, आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी है। तो यहां पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, फिर उनके साहित्यिक परिचय को लिखिए, फिर उनकी कृतियां डालिए, कृतियों को लिखिए। ठीक है, हल्का सा जीवन परिचय भी आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 तक बताया, इसके आगे आप लोग जानते हैं। ऐसे ही आपको पैटर्न के साथ लिखना है, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे ही आपको लिखते हुए चला जाना है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे आपको डालना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखते हैं। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी है, तो आपको जानना जरूरी है कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।